बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको स्पर्श भाग 2 का पाठ, पद्य खंड का पाठ 5, सुमित्रा नंदन का लिखा हुआ पाठ पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ाने जा रही हूँ। और मैं आपको बता दूं कि सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो छायावादी कवियों में जोड़े जाते हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों में प्रसाद पंत, निराला और महादेवी का नाम आता है। तो पंत जी छायावाद के प्रमुख कवियों में हैं और इनका जो जन्म है वो 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के कौसानी जिले में हुआ था और इनके बचपन का जो नाम था वो गोसाई दत्त था। 26 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने तमाम रचनाओं में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त किया। इनकी प्रमुख रचनाओं में ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन और कला और बूढ़ा चांद पर तो 1960 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भाषा की बात करें तो इनकी भाषा खड़ी बोली है, शुद्ध खड़ी बोली, जिसमें तत्सम शब्दों की भरमार है। यहाँ पर पावस, पर्वत, सहस्त्र, दृढ़, सुमन, नीरव, अन्वेष बहुत सारे शब्द हैं। जैसे जैसे हम कविता को आगे पढ़ते चलेंगे आपको वो सारे शब्द खुद सुनाई पड़ेंगे। आप अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ, तत्सम शब्दों की कैसे इन्होंने भरमार रखी है अपनी भाषा में। तो ये इनकी विशेषता हो गई और इसी विशेषता को बताते हुए मैं अब आ जाती हूँ कविता के भावार्थ को बताने के लिए। तो मैं पहला पद पढ़ती हूँ, फिर उसका भावार्थ आपको समझाऊंगी। तो ये कविता का ये अंश इस प्रकार है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृढ़ सुमन फाड़, अपने सहस्त्र दृढ़ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पावस ऋतु का मतलब होता है वर्षा ऋतु। मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन पर्वतीय प्रदेशों में जो वर्षा ऋतु होती है उसका वर्णन कवि कर रहा है। क्योंकि पंत जी अल्मोड़ा के रहने वाले थे और अल्मोड़ा का जो प्राकृतिक दृश्य है वो बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर वातावरण वहाँ का होता है। संभवतः इसी बात का उनके ऊपर असर था कि उन्होंने इन सारी चीज़ों में जो वहाँ का स्वरूप देखा था उसे समेटने की कोशिश की है। तो पर्वतीय क्षेत्र में होने वाली जो वर्षा है उसका वर्णन कवि यहाँ पर कर रहा है, जिसे मैं आपको समझाने चल रही हूँ। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, यानी वातावरण कहाँ का बता रहे हैं कवि? पावस ऋतु का, वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। और स्थान कौन सा है? पर्वत प्रदेश, यानी पर्वत प्रदेश की वर्षा ऋतु का वर्णन कवि अपनी कविता में कर रहे हैं। और कह रहे हैं पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। और जो वर्षा ऋतु थी उसमें पहाड़ी क्षेत्र का जो वातावरण था चारों ओर का, प्रकृति का, वो लगता था जैसे हर पल परिवर्तित हो रहा हो। हर पल उसका जो स्वरूप है कुछ अलग देखने को मिलता था। तो कवि को लगा पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, जो वातावरण है, प्रकृति का जो स्वरूप है वो जैसे हर क्षण अपना स्वरूप बदल रही है। तो आगे क्या कहते हैं वो सुनिए। आगे कहते हैं मेखलाकार पर्वत अपार। कवि कहता है मेखलाकार। मेखलाकार का मतलब होता है करधनी के आकार का, यानी कवि जहां से इस वर्षा ऋतु को देख रहा होगा वहां से पर्वत का जो स्वरूप है वो ऐसा लग रहा था जैसे वो गोलाकार है। करधनी जो कमर में पहनने वाला आभूषण होता है उसको कहते हैं। तो करधनी गोल होती है। तो कवि को पर्वत श्रृंखलाएं जो थी बिल्कुल करधनी के आकार की गोलाकार दिखाई दे रही थी, जिस स्थान पर कवि खड़ा रहा होगा।
तो उन्होंने ये कहा कि मेखलाकार पर्वत अपार, यानी जो विशाल पर्वतों को देखकर उन्होंने कविता की रचना की, उसका आकार कैसा था? करधनी के आकार का, गोलाकार था। और कैसा लग रहा था उन्हें? देखिए, ऐसा लग रहा था कि अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अब कवि ने कहा कि मानवीकरण किया है कविता में। कविता में इसमें पर्वत का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण का मतलब होता है बच्चों कि हम प्रकृति को मनुष्य मान लें और मनुष्य के रूप में उसकी सारी क्रियाकलाप को देखें, तब वो मानवीकरण कहलाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कैसा लग रहा है? अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। सहस्त्र का मतलब होता है हजारों और दृग सुमन का मतलब होता है फूल पुष्प रूपी आंखें। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, सहस्त्र का मतलब हजार और दृग सुमन का मतलब होता है फूल के समान जो आंखें होती है, पुष्प रूपी आंखें, उसका वर्णन किया गया है। तो कवि कहते हैं कि पर्वतों की जो श्रृंखलाएं वो देख रहे हैं वो कैसी हैं? बिल्कुल मेखलाकार, करधनी के आकार के, बिल्कुल गोल हैं। और क्या कहते हैं कवि? अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखें फाड़कर फैलाकर अवलोक रहा है, बार बार देख रहा है, बार बार देख रहा है। क्या देख रहा है? वो नीचे की पंक्ति में है, नीचे जल में निज महाकार, नीचे के जल में अपना विशाल आकार देख रहा है। तो कवि ये कहता है कि मानवीकरण करके कवि ने कहा कि कैसे आकार देख रहा है, क्योंकि आकार देखने के लिए तो कोई चीज चाहिए। तो उनके पैरों के पहाड़ के ठीक नीचे तालाब रहता है और तालाब जो है ऐसा लगता है जैसे वो दर्पण हो, शीशा जिसमें मुंह देखा जाता है, शीशे की तरह। तो उन्होंने इसी रूप को दिखाने के लिए इन ऊपर की पंक्तियों को कहा है, नीचे जल में निज महाकार। निज मतलब अपना, महाकार मतलब विशाल आकार। तो कवि ने कहा कि अवलोक रहा, अवलोक मतलब देखना, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। जो पहाड़ है, जो पर्वत है, वो अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखें फैला करके अपने विशाल आकार को नीचे के जल में देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि नीचे चरणों में पला ताल, पर्वत के ठीक नीचे एक ताल है, तालाब है, जो वहीं पर स्थिर है। और कैसा है वो तालाब? दर्पण सा फैला है विशाल, शीशे के समान विशाल तालाब पर्वत के ठीक नीचे है। जिस तालाब को कवि ने शीशा माना है, शीशे की तरह चमक रहा है, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र का तालाब है और स्वच्छ है, सुंदर चमकीला सा दिखाई दे रहा उसका पानी। तो कवि ने कल्पना की कि ये जो पहाड़ है, ये जो पर्वत है, अपनी हजारों हजारों आंखों को फैला करके अपने विशाल रूप को नीचे जो उसके पैरों के पास तालाब है, जो दर्पण के समान फैला हुआ है, स्वच्छ है, निर्मल है, उसमें अपने सुंदर स्वरूप, अपने विशाल आकार को देख रहा है। यानी कि कवि ने यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में होने वाली वर्षा के दौरान पर्वत का जो स्वरूप होता है, पर्वत का जो सौंदर्य होता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। तो ये चीज कवि ने समझाई है। तो और साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्र में का बड़ा सुंदर सा मानवीकरण किया है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि मानवीकरण अलंकार का मतलब ही होता है कि प्रकृति को हम मनुष्य मान लें। मनुष्य मानने का तात्पर्य कि मनुष्य के क्रियाकलापों को हम प्रकृति पर आरोपित कर देते हैं और रूपक बांध करके हम ये सारी चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे, अगर भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी है? मैंने पहले ही आपको बता दिया है
कि सुमित्रा नंदन पंत की जो भाषा है वो खड़ी बोली है और उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों को मैं पढ़ के बता देती हूँ, जैसे पावस, ऋतु, पर्वत, प्रकृति, परिवर्तित, अपार, सहस्त्र, दृघ, सुमन, दर्पण, ये सारे तमाम शब्द आए हैं इस कविता के अंश में, जिसमें कि ये माना जाता है कि उन्होंने तत्सम शब्दों को डालकर प्रकृति के सौंदर्य को और बढ़ाया है और सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। तो यहाँ पर कवि जो हैं प्रकृति का एक विहंगम चित्र दिखा रहे हैं, प्रकृति का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति सजीव हो उठी हो। तो पर्वत भी अपने आप को सजीव मान लेता है और अपने गोलाकार जो स्वरूप को है वो कहाँ देखने लगता है, नीचे जो उसके पैरों के पास बिल्कुल जो दर्पण सा फैला है, विशाल जो दर्पण के समान फैला हुआ तालाब दिख रहा है, उसमें वो अपना स्वरूप देख रहा है। तो यहाँ पर कवि ने ये बताया है। तो यहाँ पर देखिए कि कवि ने प्रकृति का प्रतिबिंब कितने मनोहारी रूप में प्रस्तुत किया है, मन को लुभाने वाला है ये, और साथ ही साथ प्रकृति को यानी पर्वत को का मानवीकरण किया है। और दृघ सुमन, मैंने आपको कहा ना कि रूपक बना करके रूपक अलंकार के माध्यम से मानवीकरण किया है। रूपक अलंकार का मतलब होता है कि हम उसका रूप समझ लें, कि हम उसका दृघ सुमन यानी पुष्प रूपी आंखें। देखिए आप बोलते थे, जब इसका अर्थ निकालते हैं तो भी यही कहते हैं पुष्प रूपी आंखें, यानी यहाँ पर रूपक अलंकार है। और उसके अलावा पर्वत प्रदेश पवर्ण की आवृत्ति है, पल पल में पुनरुक्त प्रकाश है, साथ ही साथ पल पल परिवर्तित प्रकृति में पवर्ण की आवृत्ति के कारण पुनरुक्त प्रकाश के साथ साथ यहाँ पर अनुप्रास भी है। फिर कहा है कि दृघ सुमन में रूपक अलंकार और दर्पण सा फैला, यहाँ पर उपमा है। तो देखिए इतने छोटे से 6-7 पंक्तियों में ही कवि ने अलंकार, प्रकृति का सौंदर्य, मानवीकरण, तत्सम शब्दों के भरमार, खड़ी बोली, सब कुछ तो भर दिया है। तो इनकी जो छायावादी कविताएं होती हैं, इन कविताओं की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि प्रकृति में ये सारा सौंदर्य देखते हैं, प्रकृति का मानवीकरण करके कभी स्त्री रूप में, कभी पुरुष रूप में, कभी मानव के चलते फिरते रूप में देखकर ये प्रकृति का मानवीकरण कर लेते हैं। तो कवि ने यहाँ पर इतना सुंदर वर्णन किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे के अनुच्छेद को मैं पढ़ाती हूँ। गिरि का गौरव गाकर झरझर, गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब कवि ने प्रकृति के सौंदर्य को और आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या कहा है कि प्रकृति का जो स्वरूप है उसी वर्षा ऋतु में वो प्रकृति को किस किस रूप में देखते हैं, वो उसी का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। तो कवि कहते हैं गिरि का गौरव गाकर झरझर। अब पर्वतीय क्षेत्र में झरने गिरते रहते हैं। मैं पहले थोड़ा समझा दूं आपको कि पर्वतीय क्षेत्रों का स्वरूप। तो पर्वतीय क्षेत्रों में झरने जो होते हैं गिरते रहते हैं। झरने बहुत स्वच्छ होते हैं, उनकी एक आवाज होती है जो वातावरण में पूरी तरीके से गूंजती रहती है। तो उसी का चित्रात्मक वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। कवि कहता है कि जब मैंने देखा कि वर्षा ऋतु में जो झरने हैं वो और अपनी तेजी बढ़ा लेते हैं, तो वो बहुत वेग के साथ झरने जो रहते हैं
पहाड़ों की ऊंचाई से नीचे की ओर गिरते रहते हैं। तो कवि ने कहा कि वो सिर्फ झरने नहीं है, ऐसा लगता है जैसे गिरि का गौरव, जैसे वे गिरि मतलब पर्वत, पर्वत की गौरव मतलब यश, तो गिरि के गौरव यानी पर्वतों का यश गान कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे वो पर्वतों की यश गाथा गा रहे हैं। उनकी जो आवाज निकलती है झरने के गिरने की, उससे ऐसा लगता है जैसे वो गौरव गाथा गा रहे हैं पर्वतों की। और जो झरने की गिरने की आवाज है, जो पर्वतों की गाथा गा रहे हैं, यश गान कर रहे हैं, वो कैसा लगता है सुनकर? मद में नस नस उत्तेजित कर। कवि कहता है कि जब उन झरने के गिरने की आवाजों को सुनो तो लगता है शरीर में उत्तेजना भर गई हो। यानी प्राकृतिक चित्र जो है कवि ने इतने सुंदर ढंग से खींचा है कि उसको पढ़कर, उसके झरनों की आवाज सुनकर कवि को लगता है कि जैसे नस नस, शरीर की एक एक नस जो है उत्तेजित हो गई हो, यानी वहां के सौंदर्य से प्रभावित हो गई हो। फिर आगे कवि ने क्या कहा? मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब जब झरने गिर रहे हैं तो वो झरने कैसे? मोती की लड़ियों से सुंदर। जब झरने बहुत ऊंचाई से गिरते हैं और पानी की बूंदें छींटा मार के चारों ओर गिरती रहती हैं, तो उसमें जो छोटी छोटी बूंदें दूर दूर तक चमकती हैं, और जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है या सुबह उजाले की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो सतरंगी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे वो पारदर्शी मोती हो। मोती की लड़ियों से सुंदर, ऐसा लगता है जैसे मोती की माला कहीं बिखर कर, उसकी लड़ियां जो हैं बिखर गई हैं, उसकी एक एक मोती बिखर कर चारों ओर वातावरण में फैल गई है, और इतने सुंदर लगते। झरते हैं झाग भरे निर्झर, निर्झर का मतलब झरना, और वो झरने ऐसे झरते हैं, उनके झाग ऐसे लगते हैं जैसे मोती की सुंदर सुंदर लड़ियां पूरे वातावरण में बिखर गई हों, टूटकर चारों ओर दिखाई पड़ रही। यानी कवि ने कल्पना की है कि कि जो झरने हैं वो पर्वत के गौरव गाथा गा रहे हैं, और गौरव अपनी झरने की गिरने की जो आवाज है उसी को कवि ने यहाँ पर गौरव गाथा के गान के रूप में देखा है कि वो गा रहे हैं। वो झरने की आवाज नहीं है बल्कि वो गा रहे हैं। और वो स्वर कैसा है? ऐसा स्वर है कि जिस स्वर को सुनकर कवि को लगता है कि नस नस उत्तेजित हो गई हो, ऐसा लगता है कि पूरी उत्तेजना भर गई हो। यानी प्राकृतिक रूप के सौंदर्य का जो वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है वो ऐसा लगता है जैसे उसको सुनकर और उसको देखकर शरीर में एक उत्तेजना आ जाती है। और कवि ने कहा कि जब झरने ऊंचाई से गिरते हैं तो वो झाग के समान, दूधिया सफेद झाग के समान लगते हैं, और जब पानी की बूंदें इधर उधर उस हवा से बिखरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो मोती की लड़ियां हों, पारदर्शी हों और बिखर गई हों। आगे बढ़ते हैं, देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है उन्होंने। आगे क्या कहा है वो सुनिए। गिरिवर के उर से उठ उठकर, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कवि कहता है गिरिवर के उर से उठ उठकर। अब कवि ने कल्पना की है कि जो पर्वत है उस पर ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे वृक्ष हैं, और वो वृक्ष कैसे हैं? ऐसा लगता है गिरिवर के उर मतलब हृदय, पर्वत के हृदय पर जैसे उसकी ऊंची ऊंची इच्छाएं हों, उच्च आकांक्षाएं, यानी ऊंची ऊंची इच्छाएं हैं जो पर्वत पर वृक्ष के रूप में फैली हुई हैं, वृक्ष की तरह उस पर्वत पर निकली हुई हैं। तो कवि ने यहाँ पर कितने अच्छे ढंग से बताया है कि
गिरिवर के उर से उठ उठकर पर्वतों के हृदय से, जो हृदय पर यानी पर्वतों पर हृदय कहा है, यानी ये काव्यात्मक और चित्रात्मक वर्णन है, इसलिए हृदय शब्द कहा है। अर्थात पर्वतों पर जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई दे रहे थे कवि को, उसको देखकर कवि ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे उसके हृदय की ऊंची ऊंची इच्छाएं हों, बड़ी बड़ी ऊंची इच्छाएं हों, उच्च आकांक्षाओं यानी ऊंची इच्छा। और कहा क्या है, झांक रहे नीरव नभ पर, नीरव मतलब शांत, नभ मतलब आकाश। और जब वो पर्वत की श्रेणियों से ऊंचे ऊपर की ओर निकले हुए हैं तो ऐसा लगता है कि ऊंचाई को छूते हुए वे शांत आकाश को, जो आकाश की एकदम ऊंचाई है, दूर से देखने पर पर्वत की ऊंचाई और साथ में आकाश बिल्कुल एक में मिला हुआ प्रतीत होता है। तो कवि ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे हैं झांक रहे नीरव नभ पर। कवि कहता है कि ऐसा लगता है जैसे वो आकाश जो बिल्कुल शांत है, शांत आकाश को झांक रहे हो, देख रहे हो, निहार रहे हो। कवि ने ये कहा है। और कैसे देख रहे हो ये देखिए, अनिमेष अपलक एक टक, मैंने यहां लिखा है अनिमेष एक टक यानी अपलक, बिना पलक गिराए ऐसे देख रहे हैं। अनिमेष बिना पलक गिराए, अटल बिल्कुल स्थिर, लेकिन देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कुछ चिंतित हो। तो कवि ने यहाँ पर यही कहा है। पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जो पर्वत के हृदय से यानी पर्वतों पर जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष निकले हैं, उन वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो पर्वतों के हृदय की ऊंची ऊंची इच्छाएं हैं। और ये इच्छाएं कैसे लगती हैं, जैसे शांत आकाश को छू लेना चाहती हैं। नीरव नभ पर, शांत आकाश को जैसे वे छू लेना चाहती हूँ ऐसे। और ये वृक्ष कैसे दिखाई दे रहे हैं झांक रहे नीरव नभ पर, जैसे लग रहा है कि ये शांत आकाश को बिल्कुल अपलक स्थिर लेकिन कुछ चिंतित होकर के जैसे उसे एकटक देखे जा रहे हूं। अपने हृदय की आकांक्षाओं को लेकर, अपने हृदय की ऊंची ऊंची इच्छाओं को लेकर वो शांत आकाश को निहार रहे हो, देख रहे हो। कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक सौंदर्य का, पहाड़ी क्षेत्रों का, पर्वतीय क्षेत्रों का वर्णन तो कवि ने किया ही है, लेकिन इसका मानवीकरण कर दिया है। इच्छाएं मनुष्य की होती हैं, पर्वतों की नहीं, लेकिन इसका मानवीकरण कर दिया है। ये माना है कि ये मनुष्य के समान है। पर्वतीय क्षेत्रों को का जो सौंदर्य है, कवि ने उसका मानवीकरण कर दिया है। मानवीकरण करके उन्होंने वहाँ का जो चित्रात्मक स्वरूप दिखाया है, उसी का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया है कि पर्वत, ये जो वृक्ष हैं वो वृक्ष नहीं है बल्कि पर्वत के हृदय की ऊंची ऊंची इच्छाएं हैं। तो इस तरह से कवि ने यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भाषा वही है खड़ी बोली, और खड़ी बोली के साथ तत्सम शब्दों का स्वरूप। तत्सम शब्दों में मैं बता दूं, उत्तेजित, फिर उच्च आकांक्षाओं, तरु, नीरव, नभ, अनिमेष, अटल, ये सारे शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द में आएंगे। और साथ ही साथ अलंकार की बात करें तो अलंकारों में इन्होंने क्या किया है कि सुंदर, नस नस में तो पुनरुक्त प्रकाश, उठ उठ कर पुनरुक्त प्रकाश होगा। गिर का गौरव गाकर में अनुप्रास, झरते हैं झाग भरे निर्झर अनुप्रास। और मानवीकरण तो पूरे कविता की पंक्तियों में है ही। और काव्य में झरने के स्वर को गिराकर एक मधुरता, एक संगीतात्मकता का भी वर्णन किया गया है। तो कविता में संगीतात्मकता और गेयता का गुण भी आ गया। गेयता मतलब गीतात्मकता। और साथ ही साथ सुंदर चित्रात्मक शैली का वर्णन कवि ने किया है। प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हुए कवि ने यहाँ पर इतने अच्छे ढंग से भावों को व्यक्त किया है।
तो यहाँ पर आकर जो ये 2 पद मैंने आपको पढ़ाए, ये दोनों पद मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। और साथ ही साथ मैं ये मानती हूँ कि ये सौंदर्य आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सुमित्रा नंदन पंत अगर अल्मोड़ा के रहने वाले थे, और एक चीज मुझे याद आ गई बता दूं कि वाराणसी में ही उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली थी और इलाहाबाद में जाके फिर उन्होंने उच्च शिक्षा भी ली। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों से में उन्होंने अपना बचपन बिताया था, तो वो उनके हृदय में बस गया था। हृदय में बस कर वही प्राकृतिक सौंदर्य उन्होंने अपनी कविता में पिरो दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो छायावादी कवि भी हैं और प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। पंत जी को अक्सर ये कहा जाता है कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि थे, यानी कि पंत जो थे प्रकृति के सौंदर्य के कण कण को निहारते थे, तो उसको उनके नाम के आगे जुड़ गया कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। तो बच्चों इसको मैं आपको समझा दूं सारांश के रूप में। कवि का जो वर्णन है पर्वत प्रदेश के पावस का, वो वर्णन इतना सुंदर है कि जिसमें उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र में होने वाली मैं आपको ये कहना चाहिए कि दोनों पद जो अभी पढ़ाए हैं उसका सारांश रूप आपको समझा रही हूँ। और उसमें ये कहा गया है कि वर्षा ऋतु में पर्वत का जो स्वरूप होता है बिल्कुल बदल जाता है, उसकी विशालता अलग दिखती है और हर क्षण प्रकृति अपना रूप परिवर्तित करती है। तो आपको बता दूं कि जब वर्षा होती है तो पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा इतनी घनी दिखाई पड़ती है कि वृक्ष भी लुप्त हो जाते हैं, और तो और ऐसा लगता है जैसे पहाड़ कहीं छुप गए, पूरे वातावरण में सिर्फ धुआं ही धुआं हो, ऐसा लगने लगता है। तो कवि ने यहाँ पर यह भी कहा है कि वातावरण का जो परिवर्तन है उसे कवि देख रहा है और उस वातावरण के परिवर्तन को उन्होंने अपने शब्दों में ऐसे बांध दिया है। तभी तो कहा है कि पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। प्रकृति अपनी वेशभूषा हर क्षण परिवर्तित करती है। कवि ने संभवतः जितनी देर के लिए कविता लिखी होगी उस उतने पल में प्रकृति का अनेक रूप देखा होगा, और जब प्रकृति का अनेक रूप देखा तो उन्हें लगा होगा कि ये प्रकृति तो हर पल परिवर्तित होती है। तो उसी चीज को कवि ने अपनी पंक्तियों में जोड़ा होगा। कविता के सारांश के रूप में मैं दोनों अनुच्छेद का सारांश अब आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या मुख्य मुख्य बातें इसमें दोनों अनुच्छेद में कही गई है। साथ ही मानवीकरण करते हुए उन्होंने ये भी बताया है कि प्रकृति भी अपना सौंदर्य देखता है। पर्वत जो है वो भी अपना रूप निहारना चाहता है। सौंदर्य वर्णन करते हुए कवि ने मानव स्वभाव को वहां जोड़ दिया। मनुष्य अपने सौंदर्य पर इठलाता है, इतराता है, अपना सौंदर्य निहारता है, लेकिन कवि ने यहाँ पर तो पर्वतों को ये कह दिया कि वो अपना स्वरूप देख रहा है, क्योंकि उसके पांव के पास तालाब था और तालाब इतना, पर्वतीय क्षेत्र की चीजें बहुत स्वच्छ होती हैं। नागरिक जीवन जो होता है, नगरों का जो जीवन होता है, उसमें प्रदूषण है और आजकल तो बहुत है, तो प्रदूषण है, चीजें बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ती, चीजों में स्वच्छता नहीं है, आकाश मंडल स्वच्छ नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में उतना प्रदूषण अभी नहीं है, तो कवि ने उसी स्वरूप को देखा है। संभवतः इन्होंने जब ये कविता लिखी तब उतना प्रदूषण कहाँ था, तो उन्होंने ये देखा कि प्रकृति तो जो है हर पल अपना रूप परिवर्तित करती है। तभी तो जो पर्वत है निज महाकार, अपने विशाल आकार को कहाँ देख रहा है, नीचे अपने पैरों में पला हुआ जो तालाब है, उनके पैरों के पास पला हुआ तालाब, यानी वहां एक तालाब है और उस तालाब का जो स्वरूप है बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल दर्पण की तरह है, उसमें देख रहा है। तो कवि ने कहा कि पर्वत भी अपने स्वरूप को देखने के लिए बहुत विकल है, देख रहा है, निहार रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि उसको अपना जो स्वरूप है बहुत विशाल लग रहा है। उस विशालता को वो अपनी पुष्प रूपी आंखों के माध्यम से देख रहा है।
बच्चों पहाड़ों पर वृक्ष, फूल, जंगली फूल होते हैं, कोई वहाँ उगाता नहीं, लेकिन वहाँ पर वृक्ष, फूल भरमार होते हैं। फूलों की घाटी की बात आपने सुनी ही होगी। तो इस तरीके से जो पर्वतीय क्षेत्रों पे भी बहुत सारे वृक्ष देखने को मिल जाते हैं, तो उसी को कवि ने कल्पना करके मान लिया कि ये पुष्प रूपी आंखें हैं। तो इस तरह से इन्होंने सौंदर्य वर्णन किया है। और जब वो आगे के अनुच्छेद में आते हैं तो क्या देखते हैं कि जैसे जो झरने गिर रहे हैं वो गिर के गौरव की गाथा गा रहे हैं, गिर का यशगान कर रहे हैं। गिर मतलब पर्वत, पर्वतों का यशगान कर रहे हैं। तो इतना सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। और झरनों से जब पानी की बूंदें गिर रही हैं, वातावरण में हवा के माध्यम से इधर उधर बिखर रही हैं, तो पारदर्शी से सफेद दूध के समान चमकने वाली जो पानी की बूंदें हैं, कवि को क्या लगता है कि जैसे वो मोती की लड़ियां हो, बिखर गई हो। तो इस तरह से देखा जाए तो कवि ने यहाँ पर कितना सुंदर प्राकृतिक चित्र खींचा है। तो चित्रात्मक शैली का प्रयोग करके मैं आपको सौंदर्य, काव्य सौंदर्य समझाने के दौरान ये कविता के सारांश को साथ में समझा दे कि ताकि आपको काव्य सौंदर्य स्वयं आ जाए लिखना, और भी कुछ चीजें आप उसमें जोड़ के लिख सके। तो यही कवि ने यहाँ पर कहा है। तो चित्रात्मक शैली में वर्णन कर दिया। इस प्रकृति का मानवीकरण करके कवि ने चित्रात्मक शैली का उपयोग किया है। तो इतनी बातें बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि स्पष्ट रूप से सबका भावार्थ, काव्य सौंदर्य, भाषा, शैली सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर उसके बाद भी कुछ छूटा है, नहीं आ रहा, तो आपका जो ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशन होता है उसमें आप पूछिए, मैं फिर बताऊंगी। तो इस तरह से मैं इस पद को यहीं खत्म कर रही हूँ और फिर अगले पद को लेकर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।